मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो हमारी सेकंड बुक है बी पार्ट उसका जो 4th चैप्टर है भारत के विदेश संबंध, उसके दूसरे यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमने भारत की विदेश नीति, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग और उसके जो कारक या तत्व थे उनके बारे में आपको बताया था। और आज हम नेहरू की विदेश नीति सेकंड यूनिट में आपको समझाएंगे कि जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो विदेश नीति अपनाई थी वो किस प्रकार की थी और उसमें मुख्य जो सिद्धांत थे वो क्या क्या थे। आज हम इन्हीं पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। देखो बेटा, भारत की विदेश नीति की बुनियाद दृढ़ता के साथ नेहरू ने रखी थी। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पुट किया जाता है भारत की विदेश नीति का निर्माता कौन है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। सन 1946 में एक वैकल्पिक सरकार की स्थापना के 1 सप्ताह के बाद नेहरू ने अपने एक प्रसारण में कहा था, जहां तक संभव हो सके हम उन दूसरे गुटों की शक्ति राजनीति से दूर रहने का प्रयत्न करेंगे जो एक दूसरे के विरोधी हैं और जिसके कारण पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और आगे और भी भयानक विपत्ति आ सकती है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हम विश्व के दोनों गुटों से दूर रहेंगे जो 2 विश्व युद्ध से गुजर चुके हैं और आने वाले समय में भी विपत्ति से गुजर रहे हैं। तो हम ऐसी नीति का निर्माण करेंगे ताकि युद्ध से दूर रह सकें। तो उन्होंने क्या कहा, हम न तो दूसरों पर आधिपत्य की इच्छा रखते हैं, यानी न तो कमजोर देशों पर अपना अधिकार जमाएंगे और न ही दूसरों पर विशेषाधिकार का दावा करते हैं, किंतु हम अपने लोगों के लिए उन सभी जगह जहां भी वे जाएं सम्मानजनक व्यवहार की इच्छा रखते हैं और हम किसी भी प्रकार के विभेदन को स्वीकार नहीं कर सकते। हम यह विश्वास करते हैं कि शांति एवं स्वतंत्रता अविभाज्य है और स्वतंत्रता को कहीं भी नकारा या नकारना स्वतंत्रता के लिए खतरा होगा जो संघर्षों का या युद्ध को जन्म देगा। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के यह विचार थे कि भारत देश किसी को अपना गुलाम नहीं बनाएगा, लेकिन भारत देश अपने देश के नागरिकों के लिए उसकी आज़ादी और उसकी इच्छा के लिए सम्मानजनक पद चाहता है कि वो जहाँ भी जाए उनको क्या मिले, इज्जत मिले। एक दूसरे भाषण में उन्होंने कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी स्वयं की नीति के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भाग लेंगे, न कि केवल किसी दूसरे के राष्ट्र उपग्रह की तरह। हम दूसरे राष्ट्रों से घनिष्ठ व प्रत्यक्ष संबंध की आशा करते हैं। हम आशा करते हैं उनके साथ मिलकर विश्व शांति और स्वतंत्रता को सहयोग देने की। हम विशेषकर उपनिवेशिक देशों तथा उनके लोगों के उदार में सभी नस्लों के लिए अवसरों की समानता को सैद्धांतिक और व्यवहारिक मान्यता दिलाने में रुचि रखते हैं। अब बात आती है बेटा कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी विदेश नीति का जो निर्माण है वो किन उद्देश्यों या किन आदर्शों को लेकर किया। क्योंकि कोई भी देश विदेश नीति बनाता है तो वो कोई ना कोई उद्देश्य या निर्देशन स्थापित करता है जिनको आधार बनाकर दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या सिद्धांत थे? नंबर 1, भारत को किसी दूसरे राष्ट्र का पिछलग्गू न बनते हुए एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी एक मुक्त व स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है। यानी भारत किसी भी शक्तिशाली या किसी दूसरे राष्ट्र का पिछलग्गू नहीं बनेगा, उसके पीछे पीछे नहीं चलेगा, बल्कि भारत का अपना एक स्वाभिमान है और वो एक स्वतंत्र नीति के आधार पर चलेगा। दूसरी जो उसकी विदेश नीति का सिद्धांत था बेटा वो क्या था
कि नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उपनिवेशों की स्वतंत्रता तथा निर्भर लोगों को पूर्ण अधिकार के मुद्दे को समर्थन दिया। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीने का क्या है, अधिकार है, और बड़े देश जो छोटे देशों पर अधिकार जमाए हुए हैं उनका भारत ने क्या किया, विरोध किया। तीसरी जो विदेश नीति का सिद्धांत था वो ये था बेटा, नेहरू ने गुट राजनीति तथा गठबंधनों से दूर रहने का समर्थन किया। विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। नेहरू के विचार थे कि दोनों गुटों से भारत को अलग रहना चाहिए या स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्होंने शीत युद्ध को गरीबी से भी अधिक मार माना, यानी कि गरीबी से भी ज़्यादा खतरनाक क्या था, शीत युद्ध, जो विचारों पर आधारित था। वे दोनों शक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ से दूर रहकर एक मुक्त व स्वतंत्र विदेश नीति, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया, का पालन करना चाहते थे। यानी कि बेटा जब विश्व दो गुटों में बटा हुआ था तब भारत ने एक स्वतंत्र नीति को जन्म दिया था, जिस नीति के निर्माता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस नीति का नाम था गुट निरपेक्षता की नीति। अगली जो इसकी विशेषता है बेटा वो क्या है, नेहरू साम्राज्यवाद तथा नस्लवाद का इसके सभी स्वरूपों में विरोध चाहते थे। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने तृतीय विश्व युद्ध राज्यों अफ्रीका व एशिया के देशों के बीच सहयोग का आह्वान किया। यानी साम्राज्यवाद का मतलब क्या है कि कोई भी शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर क्या ना करे, अधिकार न जमाए। इस बात का नेहरू ने कड़े शब्दों में विरोध किया। अगली जो नेहरू की विदेश नीति थी उसका मुख्य सिद्धांत था बेटा कि नेहरू ने शांति और स्वतंत्रता को भारत के राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र माना। अगर भारत को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो दूसरे देशों के साथ उसे अच्छे संबंध स्थापित करने पड़ेंगे, और अच्छे संबंध तब स्थापित होंगे जब भारत किस में विश्वास रखेगा, शांति और अहिंसा में विश्वास रखेगा। अगली जो उसकी नीति की सिद्धांत या विशेषता है बेटा वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव को कम करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारे तनाव है उनको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे और मधुर संबंध स्थापित करेंगे। न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। विकासशील राज्यों की एक उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। जो विकासशील राज्य है उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी, उसका क्राइटेरिया तय किया जाएगा। नेहरू ने जीवन भर इन उद्देश्यों का पालन किया। यानी कि जो विदेश नीति में जो सिद्धांत अपनाए, जिनको आधार बनाकर दूसरे देशों से संबंध बनाए, उसका नेहरू ने स्वयं भी क्या किया, पालन किया। तब से भारत इस नीति का अनुसरण करता है, जिसने शांति की रक्षा और तनाव कम करने में मदद की है। अब बात आती है बेटा जो भारत की विदेश नीति है और जिसके जो निर्माता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है बेटा, सभी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना। भारत आज़ादी मिलने के बाद ब्रिटेन या उसके समर्थक अमेरिका और दूसरे पश्चिम देशों के साथ प्रतिक्रियावाद के आधार पर न तो शत्रुता रवैया अपनाया और न ही उसका पिछलग्गू बनना मंजूर किया। यानी भारत ने आज़ादी के पश्चात पड़ोसी देशों का न तो उनके साथ दुश्मनी रखी और न ही उनके पिछलग्गू यानी कि पीछे पीछे चलने वाला देश बना। भारत क्या चाहता था कि दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित हों, मधुर संबंध स्थापित हों। इसी तरह प्रतिक्रियावादी आधार पर सोवियत संघ का अनुयायी बनना भी उचित नहीं समझा। भारत तो उस स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना उचित समझा जो उस समय दोनों शक्ति गुटों के बीच चल रहे शीत युद्ध से कोसों दूर दुनिया के सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देती थी। यानी कि भारत दोनों गुटों से अलग होकर एक स्वतंत्र नीति चाहता था और इसी के आधार पर भारत ने एक विदेश नीति को जन्म दिया। अगली जो भारत विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत था बेटा वो क्या था, गुट निरपेक्षता।
सन 1947 से ही गुटनिरपेक्षता का आदर्श भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत रहा। वह उसके सभी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखने के पहले सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाता है, लेकिन यह दोनों शक्ति गुटों से अलग और सैनिक गुटबंदियों से दूर रहने वाला नकारात्मक सिद्धांत न होकर सकारात्मक सिद्धांत है। यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर भारत की समस्या के गुण दोष के आधार पर निर्णय की छूट देता है और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी या सेतुबंधु बनने का मौका देता है। 50 के दशक के शुरू में कोरियाई समस्या पर भारत की इस गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति ने ही वहां पर शांति स्थापित करने में सफलता दिखलाई दी। यानी कि बेटा भारत ने जो विदेश नीति अपनाई उसका जो मुख्य सिद्धांत था वो क्या था? गुटनिरपेक्षता। कि विश्व जब दो गुटों में बटा हुआ है तो भारत के सामने भी यह चुनौती बनी हुई थी वह किस गुट में शामिल हो। अगर वो एक गुट में शामिल हो जाता तो दूसरे गुट का निशाना होता और दूसरे गुट में शामिल हो जाता तो पहले गुट का निशाना होता। तो भारत ने एक उचित नीति अपनाई जिस नीति का नाम है गुटनिरपेक्षता की नीति। और इस नीति के द्वारा ही बेटा कोरिया समस्या पर भी शांति क्या की स्थापित की। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सबसे अच्छी नीति मानी जाती है। अगला जो सिद्धांत है बेटा विदेश नीति का वो है पंचशील। पंचशील शब्द भगवान गौतम बुद्ध के 5 नैतिक नियमों से संबंधित था। यानी कि भगवान बुद्ध ने 5 क्या बताए थे? नियम बताए थे और उन्हीं से ये संबंधित है। इसमें क्या बताया बेटा कि अंतर्राष्ट्रीय जीवन में इसका प्रयोग तिब्बत के ऊपर चीन की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए सन 1954 में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षर की गई उस संधि में हुआ जिसे नेहरू और चाउ एन लाई ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार माना था। यानी 1954 में दोनों देशों के बीच एक संधि पर समझौता हुआ। कौन से देशों के बीच? भारत और चीन के बीच 5 सिद्धांतों पर। कि वो 5 सिद्धांत क्या थे बेटा? प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अटैक नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा और संसार के सभी राष्ट्र आपस में समानता और एक दूसरे के लाभ के लिए कार्य करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे। यानी कि बेटा पंचशील 1954 में दोनों देशों द्वारा साइन किए गए और उसमें 5 सिद्धांत अपनाए गए कि एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, भाईचारा निभाएंगे, शांति बनाए रखेंगे, आंतरिक इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगली जो विशेषता है बेटा वो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। लंबी दास्तां में जीवन बिताने के कारण भारत के नेताओं को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का कड़ू अनुभव था। बेटा लंबी गुलामी के बाद भारत को इस बात का पता चला कि गुलाम देशों का कैसे शोषण किया जाता है, तो भारत ने सदैव साम्राज्यवाद का क्या किया? विरोध किया, उपनिवेशवाद का विरोध किया, साम्राज्यवाद का विरोध किया कि कोई भी देश भारत की तरह गुलामी का शिकार न हो। यह भी भारत की विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत दुनिया के किसी भी भाग में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध कर रहा है। अपनी इस नीति के कारण भारत ने इंडोनेशिया सहित अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों में चल रही स्वाधीनता आंदोलनों का खुला समर्थन किया। इंडोनेशिया, बांग्लादेश सहित कई देशों की आज़ादी कराने में उसकी भूमिका बहुत अधिक सराहनीय है। सच्चाई तो यह है कि भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ संसार भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का खात्मा हो ही गया है। यानी कि भारत भी इसके विरोध में है और विश्व के और देश भी इसके विरोध में है कि कोई भी ताकतवर देश किसी भी कमज़ोर देश का अपना क्या ना बनाए, गुलाम न बनाए। अगली जो इसकी विशेषता है बेटा भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है वो क्या है? जाति भेद और रंग भेद का विरोध। मानव मात्र की समानता के समर्थन होने की वजह से भारत ने हमेशा
जाति भेद और रंग भेद की कटु निंदा और उसका विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका और फिजी में अपनाई गई रंग भेद और जातीय भेदभाव के विरोध अपनाई गई उसकी नीति इसका प्रमाण है। इस क्षेत्र में भारत का रवैया पूरे संसार में सबसे अधिक श्रेष्ठ रहा, यानी कि भारत ने जहां भी जाति और रंग भेद पर भेदभाव किया जाता था उसका खुलकर क्या किया, विरोध किया। अगर बात करें हम दक्षिण अफ्रीका की, तो वहां पर भी भारत ने इसका कटु शब्दों में विरोध किया और भारत के साथ अन्य देशों ने भी इसका सहयोग दिया। अगली जो भारत विदेश नीति का सिद्धांत है बेटा, वो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य देश है। जब से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है तब से भारत इसका प्रारंभिक सदस्य है। उसके आधारभूत मूल सिद्धांतों को उसने अपने संविधान में स्थान दिया है, यानी कि जो सिद्धांत उसमें शो किए हैं वही अपने संविधान में किए हैं। उसके प्रति अपनी इस आस्था के कारण वह कश्मीरी और कच्छ के रण के मामलों को संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया था। कोरिया, कांगो, स्वेज संकट, हिंद चीन, अरब इजराइल संघर्ष आदि से उसने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सौंपी हुई जिम्मेवारियों को बखूबी पूरा किया। अप्रैल 1989 में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री रघुनंदन स्वरूप पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने गए थे। उनके पहले डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने इस न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत की पूरी आस्था है और उसने जो नियम अपनाए हैं वही नियम भारत ने अपने विदेश नीति में भी अपनाए हैं। फिर बात आती है बेटा निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का साधारण शब्दों में अर्थ है बढ़ते हुए हथियारों पर रोक लगाना। भारत सदा से ही राष्ट्रों के बीच चल रही निशस्त्रीकरण का विरोधी रहा है, इसलिए उसने आणविक शक्ति का शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग करने और परमाणु बम न बनाने की नीति अपना रखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर व बाहर वह संसार के आणविक शक्ति वाले राष्ट्रों से भी निशस्त्रीकरण की क्या करता है, आग्रह करता है। 1985 में भारत, मैक्सिको, स्वीडन, यूनान, अर्जेंटीना 6 राष्ट्रों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें संसार के सभी जो एटम बम के परीक्षण और निर्माण को रोकने की अपील की गई। यानी कि भारत ने सदैव बढ़ते हुए हथियारों पर रोक लगाने की कोशिश की है। अगर हम निशस्त्रीकरण की बात करें तो भारत 153 देशों द्वारा भाग लेने वाले इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री ने की थी। उनकी कोशिशों और अमेरिका व सोवियत संघ के नेताओं की आपसी बातचीत के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में निशस्त्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जो कि एक शुभ लक्षण है। यानी कि बढ़ते हुए हथियारों पर क्या लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। अगली जो भारत की विदेश नीति है बेटा, और वो जिस सिद्धांत पर आधारित है वो है मानवीय अधिकारों का सम्मान करना। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करके, इसको नोट कर लीजिए बेटा, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करके मानव अधिकारों की घोषणा की और उसका संरक्षण और पालन करने में संसार के सभी देशों से अपील की। भारत ने इस आयोग के चार्टर की तुरंत स्वीकार किया था और वह निष्ठा के साथ उसका पालन करता आया। उसकी मान्यता है कि दुनिया में विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए मानव अधिकारों का पालन क्या है, जरूरी है। अगली जो विशेषता है बेटा भारत की विदेश नीति का जो मुख्य सिद्धांत है वो है पर्यावरण की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कैसे कि भारत ने सदैव कोशिश की है कि पर्यावरण की सुरक्षा की गंभीर समस्या संसार के सामने खड़ी हो रही है और गांधी जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए भारत ने हमेशा पर्यावरण की प्रोटेक्शन पर बल दिया है और इसके विश्वव्यापी कार्यक्रम या आंदोलन चलाने की मांग वह करता रहा है। इसी तरह उसने संसार के विकासशील और अर्धविकसित देशों को यह समझाने में सफलता प्राप्त कर ली है कि मुद्रा और वित्तीय प्रणाली में सुधार लाकर एक ऐसी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए जिससे संसार के बहुत अधिक 7 जो संपन्न देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा को दुनिया के बाकी सभी राष्ट्रों पर मनमानी शर्तें लादने से छुटकारा दिलाया जा सके।
यानी कि भारत की विदेश नीति की जो अगला सिद्धांत है बेटा वो यही है, पर्यावरण की प्रोटेक्शन की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं और ये दुनिया के जो अमीर देश हैं ये दूसरे देशों पर अपनी शर्तें लादने से दूर रहें। अगली जो विशेषता है बेटा वो है भारत की परमाणु नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और बिना शर्त विदेशी सहायता। ये सारे हमने जितने भी 12 पॉइंट आपको नोट करवाए वो भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत हैं, जिनको आधार बनाकर भारत ने दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित किए हैं। अगर भारत की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नीति की हम विशेषता बताएं तो भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति है। 1954 में चीन के साथ हुई पंचशील संधि, बेटा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच यह समझौता हुआ था, यह संधि हुई थी जिसमें 5 नियम दिखाए गए थे और 5 नियमों पर शांति को बरकरार रखा था और उसने इसी को आधार बनाकर दूसरे चीन देश के साथ क्या बनाए, संबंध बनाए। इसी तरह बेटा बिना शर्त विदेशी सहायता, अगली जो भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता है या जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, बिना शर्त विदेशी सहायता। भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता प्राप्त करना रहा है, लेकिन उसके लिए वह शर्त लगाने का पक्षधर नहीं है। इसलिए 1965 में उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिकी शर्त नहीं मानी और उसने खाद्यान्न सहायता नहीं ली। उसके बाद भारत ने अमेरिकी शर्तों के तहत तारापुर आणविक संयंत्र के समर्थ यूरेनियम प्राप्त नहीं किया। यानी कि भारत ने कोई भी शर्त, कोई भी सहायता किसी शर्त पर लागू नहीं की। अगर किसी देश ने हमारे सामने शर्त रखी तो भारत ने उसको नकार दिया। बिना शर्त के विदेशी सहायता करना और विदेशी सहायता प्राप्त करना और दूसरों को प्रदान करना, यही भारत की इच्छा थी। इसी तरह बेटा जो अगली विशेषता है वो है क्षेत्रीय सहयोग। भारत का क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर हमेशा विश्वास रहा है, लेकिन वह अपने पड़ोसी छोटे देशों पर अपनी राजनीतिक कूटनीति दादागिरी दिखाने का विरोधी है। यानी किसी भी अपने छोटे देश पर हमें कब्जा नहीं करना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। इसीलिए भारत भी क्षेत्रीय सहयोग का क्या है, इस संगठन में शामिल है, क्योंकि इस संगठन की स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, आपसी भेदभाव को दूर करके सहयोग बढ़ा के एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर न करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसीलिए 1985 में बेटा सार्क की स्थापना हुई थी, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान के साथ मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना में भारत का महत्वपूर्ण रोल था। ये बेटा सार्क की फुल फॉर्म भी है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसकी स्थापना का समय भी इसमें बता रखा है कि सार्क की स्थापना का समय 1985 है और इसमें जो देश शामिल है उनको भी बताया गया है कि सार्क में जो देश शामिल है वो है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। ये था बेटा आज भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत, जिनके आधार पर भारत की विदेश नीति को बनाया गया है और दूसरे देशों के साथ इसे स्थापित किया गया है।